हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। बट ये वीडियो अभी अभी आपको अगर बच्चों मिला है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 9th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, और साथ में यहाँ पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब चैप्टर भी पढ़ाया है, फिर एनसीईआरटी का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है वो पूरा सॉल्व कराया है, फिर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी यहाँ पे मिल जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं पता सर गलती से वीडियो मिल गया। ये सुनो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर से जरूर करें, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं सर, समझ में नहीं आता है, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस ओपन होके आएगा, वहाँ पे आपको डिफरेंट चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं सर एग्जाम्पलर के लिंक नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। पिन कमेंट में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है 7503644171। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको चैप्टर का सेंड कर देंगे। वैसे तो आपको व्हाट्सएप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, पिन कमेंट में सब कुछ गिवन है, पर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप कर सकते हो। एक चीज़ और, जो भी टीचर्स या बच्चे या कोई होम ट्यूटर हो, इस वीडियो को अगर आप देखने जा रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि जहाँ मैंने एनसीईआरटी से आपको इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ाया हुआ है बच्चों, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना, जो भी लर्निंग पर्पज से यहाँ पे आया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का प्लीज़ एनसीईआरटी ज़रूर करके आएँ, क्योंकि एनसीईआरटी में हमने बच्चों बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में डिडक्टिव रीजनिंग होगी, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग होगी, जो कि हमने आपको एनसीईआरटी में ऑलरेडी सिखा रखा है, और बहुत सारी इसमें थ्योरीज है जो आपको ध्यान करनी है, लर्न करनी है, ज्योमेट्री की हिस्ट्री पढ़नी है, सब एनसीईआरटी में हम पढ़ा के आए हैं, ठीक है। तो वो सब बेटा पढ़ के आओ, नहीं तो आप लिंक नहीं कर पाओगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को, ठीक है। अब आप बोलोगे हमने तो कहीं और से यूक्लिड ज्योमेट्री लगा के आए हैं, नहीं, आप इसी चैनल से पढ़िए, तभी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट में चीज़ें कवर नहीं की, मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें कवर करी हैं, तो आप एनसीईआरटी को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिंक कर पाओगे। एक चीज़ और, इस वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पहले जो सैंपल प्रॉब्लम दी हुई है, सैंपल प्रॉब्लम एक ही दी है, बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स, ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेकिन फिर से मेरी रिक्वेस्ट है क्या कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री का एग्जाम्पलर का 5.1 देखें, इसके पहले वाला वीडियो, इसके पहले जो वीडियोस आ चुके हैं 2, 5.1 का सॉल्यूशन। क्यों सर? क्योंकि 5.1 में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो आपको यहाँ पर काम आएंगी, तब आप लिंक कर पाओगे, ठीक है ना। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लीज़ पहले की वीडियो ज़रूर देखें, फिर क्लास स्टार्ट करें। नाउ स्टूडेंट्स, सैंपल प्रॉब्लम 1 जो 5.2 से पहले दिया हुआ है, बोल रहा है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं, आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स हैं, और ऑल्सो जस्टिफाई और आंसर। तो इसमें कुछ थ्योरी वगैरह भी आपको लिखनी है अगर एग्जाम में आ जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, पार्ट 1, ठीक है। कह रहा पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज अ ट्राइंगल और स्क्वायर और सम अदर पॉलीगन। बेटा याद करो, पिरामिड की डेफिनेशन हमने आपको लिखाई थी। पिरामिड हमने लास्ट वीडियो में आपको डायग्राम्स भी दिखाए थे पिरामिड के, ठीक है। तो पिरामिड का बेस क्या हो सकता है? पिरामिड का जो बेस होता है वो ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, इवन कोई भी पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? 3 या 3 से ज़्यादा साइड वाला एक 2 डायमेंशनल फिगर जो कि बाउंडेड हो। ये देखिए, ये भी एक पॉलीगन है, इसमें 3 साइड्स हैं, ये भी एक पॉलीगन है, ये 3 साइड्स है इसमें, ये देखिए ये भी एक पॉलीगन है, इसमें कितने साइड्स हैं? 6 साइड है ना। तो पिरामिड की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी कि भाई पिरामिड में एक बेस होता है, और बेस क्या हो सकता है? बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है उसका बेस आपका रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, किसी भी तरीके का पॉलीगन हो सकता है पिरामिड का बेस। लेकिन पिरामिड के जो साइड फेसेस होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे? ट्राइंगल होंगे, वो ऑलवेज क्या होंगे? ट्राइंगल होंगे, और ये ट्राइंगल्स कन्वर्ज होते हैं जाके टॉप पर, ठीक है ना। अब सुनो, हमने आपको बताया कि पिरामिड के जो फेसेस होंगे वो ट्राइंगल शेप के होंगे। क्या जरूरी है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो? क्या जरूरी है कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो? ऐसा तो जरूरी नहीं। लेकिन इन्होंने देखिए क्या बोल दिया आपको यहां पर क्वेश्चन में, कह रहा है पिरामिड इज अ सॉलिड फिगर द बेस ऑफ विच इज अ ट्राइंगल और स्क्वायर और सम अदर पॉलीगन। यहां तक तो इनकी बात ठीक थी कि हाँ भाई बेस क्या हो सकता है? कोई ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या कोई भी दूसरा पॉलीगन हो सकता है। लेकिन आगे जो इन्होंने बात कर दी वो गलत बात कर दी। क्या? एंड का मतलब मैथ्स में क्या होता है? एज वेल एज, मतलब ऐसा तो होता ही है और साथ में ऐसा भी होता है। ऐसा तो होता ही है मतलब ट्राइंगल है, स्क्वायर है या अदर पॉलीगन है, एंड एज वेल एज इट्स साइड फेसेस आर इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट एट द टॉप। क्या बेटा इसके साइड हमेशा, जो आपका पिरामिड होता है, क्या इसके साइड हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं? जरूरी है ऐसा? नहीं। हमने आपको पढ़ाया क्लास में, इसके जो साइड फेसेस होते हैं वो किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसके ऑल द साइड्स
इक्वल होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बेटा ये स्टेटमेंट हो गया आपका क्या, फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप बोलोगे फॉल्स, वाई, रीजन दोगे, क्या एक्सप्लेन करोगे, द साइड फेसेस ऑफ अ पिरामिड आर ट्राइंगल्स नॉट नेसेसरली इक्विलेटरल ट्राइंगल। करेक्ट, पिरामिड के जो साइड फेसेस होते हैं वो ट्राइंगल होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हों। कोई डाउट है बताइए। ओके, तो इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसको। अच्छा, एग्जाम में बेटा थोड़ा सा देख लेना, ये ट्रू एंड फॉल्स जब आ जाए तो क्या पता एग्जाम में बेटा वो इक्विलेटरल शब्द ना बताएं आपको, वहां पर ऐसे आपको दे दें कि इट्स साइड फेसेस आर ट्राइंगल्स, है ना, दैट कन्वर्ज टू अ पॉइंट एट द टॉप, तब आप क्या करोगे, इसको ट्रू करोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आए तो फॉल्स करना है, और केवल अगर ट्राइंगल लिख के आए एग्जाम में तो ट्रू करना है। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन वैदिक पीरियड्स, ठीक है, इन वैदिक पीरियड स्क्वायर्स एंड सर्कुलर शेप्ड ऑल्टर्स वर यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड रिचुअल्स while altars whose shapes were combination of rectangles, triangles and trapeziums were used for public worship। देखिए ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था। वैदिक पीरियड में बच्चों जो ऑल्टर्स होते थे, ऑल्टर्स क्या होते हैं, वेदिका होती है जिसपे पुजारी पूजा करता है। आपके घर में भी कोई वेदिका होगी, मतलब रेक्टेंगुलर शेप की एक टेबल टाइप की होगी, आप कह सकते हो। उस टेबल पे पूजा का सामान रखा जाता है, उस पर जो सैक्रेड फायर होता है, मतलब धार्मिक कर्मकांड के लिए जो आग वाग जलाते हैं हम लोग, उसको छोटा सा रखा जाता है, दीपक जलाया जाता है वहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वेदिका घर में देखी होगी। वेदिका, ऑल्टर इज व्हाट, वेदिका, वही वेदी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टर बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद करिए वैदिक पीरियड में हमने आपको बताया था, एक्चुअल में वैदिक पीरियड इसका नाम ही कहाँ से पड़ा, वेदिका से। ऑल्टर बोलते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में ऑल्टर्स बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वेदिका। ठीक है, जो टेबल टाइप का होता है जिसपे आप पूजा करते हो। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में याद करिए घरों में जो पूजा की जाती थी, उनका जो वेदिका होता था, उसका जो टॉप होता था वेदिका का, वो कैसा होता था, स्क्वायर एंड सर्कुलर। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है, घरों में जो वो लोग यूज करते थे वेदिका, उसका जो टॉप होता था, ये देखिए कुछ ऐसी छोटी सी टेबल होगी जो घर में यूज करते थे वो लोग। ये देखिए ये टेबल होती होगी बहुत छोटी सी, ये इसके देखिए 4 पाए हैं ऐसे। ठीक है, इस पे पूजा का सामान ऐसे रख देते हैं, या इसका टॉप रेक्टेंगुलर होता होगा, या स्क्वायर शेप का होता होगा, या तो कैसा होता होगा, सर्कुलर शेप का, इसके भी 4 पाए होते होंगे। ठीक है, ये तो ये देखिए जरा, ठीक है ना, तो ये वेदिका के 2 शेप थे जो घरों में यूज किया जाता था। क्यों, क्योंकि घरों में थोड़ा सा सामान रखना होता था, लेकिन जब पब्लिक वर्शिप होता था, यानी कि पब्लिकली जब कोई प्रोग्राम होता था, पूजा पाठ होती थी, तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स एक जगह इकट्ठा होते थे, तो वेदिका कैसी चाहिए, बड़ी बड़ी वेदिका चाहिए। तो बड़ी बड़ी वेदिका चाहिए, और बड़ी बड़ी जो ऑल्टर्स थे या वेदिका थे, उनको कैसे बनाया जाता था, पब्लिक वर्शिप के लिए। भाई पब्लिक वर्शिप समझ रहे हो ना, जैसे बड़े से मंदिर में कहीं पर पूजा हो रही तो लोग एकत्रित होंगे, वहाँ पर लोग कलेक्ट होंगे, और उनके लिए ज़्यादा आपको जगह की ज़रूरत है, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी वेदिकाएं बनाई जाती थी, और बड़ी वेदिका बनाने के लिए कॉम्बिनेशंस ऑफ मैनी 2 डायमेंशनल फिगर वहाँ पे किया जाता था। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स का वहाँ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो पब्लिक वर्शिप में वेदिका यूज़ होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। देखिए जैसे ये देखिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ये देखिए चारों साइड्स क्या लगा हुआ है बेटा, ट्राइंगल, और इसका कुछ ना ये टॉप दिखा रहे हैं हम आपको, टेबल का टॉप दिखा रहे हैं, और इसका कुछ ना कुछ बेस होता होगा जिसपे ये खड़ी रहती होगी। अब आप ध्यान से चेक करो, अगर ये देखिए रेक्टेंगुलर होती तो इसमें केवल कुछ लोग बैठ सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे साइड साइड में ट्राइंगल लगा दिए। करेक्ट, ये ऐसे देखिए ट्राइंगल लगा दिए, तो अब इसमें बहुत सारे पर्सन ऐसे बैठ सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बैठ सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, इस पर सेक्रेड फायर रख सकते हैं, धार्मिक कांड के लिए जो आग यूज़ की जाती है, और अपना जो है पूजा को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या यही चीज़ लिखी हुई यहाँ, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है इन वैदिक पीरियड स्क्वायर्स एंड सर्कुलर शेप्स ऑल्टर्स वर यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड रिचुअल्स वाइल। हाँ, तो यहाँ तक तो बात इसने सही करी है। हाउसहोल्ड रिचुअल्स मतलब घर के जो धार्मिक काम होते थे उसके लिए जो वेदिका यूज होती थी, जो ऑल्टर यूज होती थी, उसका शेप कैसा होता था, स्क्वायर एंड सर्कुलर। वाइल ऑल्टर्स हुज शेप वर कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रापीजियम वर यूज फॉर पब्लिक वर्शिप। यस, ट्रू स्टेटमेंट तो है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। पब्लिक वर्शिप के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का यूज किया जाता था वहाँ पे वेदिका बनाने में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रापीजियम। ओके, नाउ अब इसका देखिए आंसर कैसे लिखना है। आंसर आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने आंसर दिया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन क्या है, द ज्योमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड ऑरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेदीज एंड फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स। अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान से जरा, कह रहा है कि जो ज्योमेट्री का जन्म हुआ वो आज से ही नहीं हुआ। ठीक है, ज्योमेट्री लोगों को बहुत पुराने टाइम से पता है। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन गया है हमारे जीके के लिए या एग्जामिनेशन के लिए। कह रहा है द ज्योमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड, अगर आपसे ये पूछे कि भाई वैदिक पीरियड की ज्योमेट्री कहाँ से ऑरिजिनेट हुई, तो जवाब है जब लोगों को जरूरत पड़ी, किसके लिए,
लोगों को ज़रूरत पड़ी किसके लिए, ऑल्टर्स बनाने की लोगों को ज़रूरत पड़ी, ये वेदिका बनाने की जब लोगों को ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लोग धर्म कांड करते थे और धार्मिक चीज़ों को फॉलो करते थे, ठीक है, पूजा पाठ करते थे। जब ये पूजा पाठ करने के लिए उनको आग वगैरह कहीं रखना पड़ता होगा, हाँ, पूजा के लिए आग वगैरह की ज़रूरत होती है ना, फायर, धार्मिक कर्म कांड के लिए आग वगैरह की ज़रूरत होती होगी उनको, तो उसके लिए उन्होंने ऑल्टर्स बनाने तैयार किए। जब उन्होंने ऑल्टर्स बनाने यानी कि वेदिका बनानी जब तैयार करी, तो वेदिका के डिफरेंट शेप्स उनके दिमाग में आए। अब वो कैसे आए वो तो वो लोग जाने, ठीक है। तो इस तरीके के शेप्स वो लोग बनाने लगे। ये देखिए जरा, पब्लिक क्या नाम है, हाउस होल्ड वर्शिप के लिए आपके सर्कुलर स्क्वायर और पब्लिक वर्शिप के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, इस तरीके की वेदिका बनाई जाने लगी। तो यहीं से आप देख सकते हो कि ज्योमेट्री का जन्म हुआ, कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का नॉलेज उन लोग को होने लगा नेचुरली, आप बोल सकते हो। तो यही बात लिखी हुई है कि द ज्योमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड ऑरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेदीज एंड फायर प्लेसेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स। वैदिक राइट्स मतलब ये जो भी हैं आपके जो भी आपके रीति रिवाज हैं, ठीक है ना, वैदिक काल के जो रीति रिवाज हैं उसको फॉलो करने के लिए इन लोगों ने वेदिका बनाई, जिससे इनको ज्योमेट्री का नॉलेज हुआ। आगे देखिए, द लोकेशन ऑफ द सेक्रेड फायर। सेक्रेड फायर मतलब जो धर्म के लिए जो आग यूज़ करते हो उसको सेक्रेड फायर बोलने, धार्मिक आग जो यूज़ करते हो आप, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द लोकेशन ऑफ द सेक्रेड फायर हैड टू बी अकॉर्डिंग्स टू द क्लियरली लेड डाउन इंस्ट्रक्शन अबाउट देयर शेप्स एंड एरिया। यस, अब देखिए कह रहे हैं कि जो सेक्रेड फायर यूज़ करते थे ये लोग, मतलब धार्मिक कर्मकांड के लिए जो आग का यूज़ करते थे, ये ऐसा नहीं कि इस आग को उठा के आप कहीं पे भी रख दोगे इस टेबल पे, इस वेदिका पे, नहीं। इसके लिए एक परफेक्ट लोकेशन होती थी जिसका इंस्ट्रक्शन बहुत ही स्ट्रिक्टली लोगों को दिया जाता था। घरों में भी पता होता था कि इसको कहाँ रखना है, इसके रखने का कुछ स्थान बना देते होंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इतना डिटेल में तो नहीं पता हम लोग को भी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। कुछ ऐसा नहीं कि इसको उठा के कहीं पे भी रख दिया जिससे कोई अनहोनी हो जाए, कहीं पे आग लग जाए। इसके कुछ डेफिनेट लोकेशंस ही बनाए गए थे वेदिका के ऊपर जहां इसको आग को रखा जाता था। इसी तरीके से जब पब्लिक वर्शिप हुआ करता था तो लोगों को स्ट्रिक्टली वहां पर इंस्ट्रक्शंस थे कि सेक्रेड फायर को कहां पर रखना है, धार्मिक कर्मकांड के लिए यूज़ की गई आग को कहां रखना है ताकि कहीं आग लगने की संभावना ना हो। ओके, ये जो बात यहाँ पर लिखी है इससे हमें पता चलता है कि पुराने टाइम में भी लोगों को कितना अच्छा नॉलेज था ज्योमेट्री का, ठीक है। बस इसलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहा है, ओके, एग्जाम्पलर आपको पढ़ा रहा है। कर लीजिए। थर्ड स्टेटमेंट, इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन एज अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, तो आपको क्लास में याद होगा हमने आपको बताया था पॉइंट को जब डिफाइन कर रहा था एनसीईआरटी में बोल रहा था पॉइंट इज समथिंग विच हैज नो पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद लाइन को जब डिफाइन किया था तो बोला था लाइन इज समथिंग विच हैज ब्रेथलेस लेंथ, BREADTH, ब्रेथलेस लेंथ, जिसकी ब्रेथ नहीं होती है, यानी कि जिसकी चौड़ाई नहीं होती है। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो पॉइंट को जब आप डिफाइन करते बोल रहे थे पॉइंट इज समथिंग विच हैज नो पार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट? याद है आपको, पार्ट को डिफाइन करना पड़ेगा तब तो पॉइंट डिफाइन करना, तब तो पॉइंट डिफाइन होगा। पार्ट से आप क्या समझते हो, पार्ट का क्या मतलब है बताओ यहाँ। इसी तरीके से लाइन इज समथिंग विच हैज ब्रेथलेस लेंथ, तो ये ब्रेथ का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है, ब्रेथ को डिफाइन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से, इसी तरीके से एक फालतू की डेफिनेशन प्लेन की भी थी, वो सब हम पढ़ा चुके हैं आपको एनसीईआरटी में। तो आप ये देख रहे हो कि फिर ज्योमेट्री ने क्या डिसाइड किया, ज्योमेट्री ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एज इट इज़ अज्यूम कर लेते हैं और उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। क्यों? अगर हम इनको डिफाइन करने चलेंगे, पॉइंट, लाइन और प्लेन या सरफेस को अगर हम डिफाइन करने चलेंगे तो बहुत सारी और भी डेफिनेशंस निकल के आएंगी। जैसे कि पॉइंट को डिफाइन करने के लिए पहले पार्ट को डिफाइन करो, पता लगा पार्ट को डिफाइन करें तो कुछ नया शब्द आ गया, उसको डिफाइन करें, अब उसको डिफाइन करें तो पता लगा कुछ नया शब्द आ गया, उसको डिफाइन करो। इस तरीके से एक डेफिनेशंस की चेन चल जाएगी जो कि एंडलेस होगी, जो कि कभी एंड ही नहीं होगी, जिसको लर्न करना और समझना हमारे लिए मुश्किल होगा। इसलिए आपको याद हो पॉइंट को, लाइन को और प्लेन को समझने के लिए हमने एक इंट्यूटिव मैनर डेवलप किया था, याद है, हमने इसको फील किया था और क्लास में हमने आपको फील कराया था कि पॉइंट क्या होती है, लाइन क्या होता है और सरफेस क्या होता है। तो यहाँ पर आपका एक इंट्यूशन डेवलप होना चाहिए, एक इंट्यूटिव तरीके से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए जो एनसीईआरटी में हमने आपको समझाई हैं, ठीक है। तो इनको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन एज अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इनको अनडिफाइंड टर्म्स मान लिया गया ज्योमेट्री में? यस सर, इनको अनडिफाइंड टर्म्स मान लिया गया है, लेकिन आपको जस्टिफाई करना है ऐसा क्यों, ये क्यों ट्रू है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों, रीजन क्या है। टू डिफाइन अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन इन ज्योमेट्री we need to define many other things that give a long chain of definitions without an end। इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बनेगी डेफिनेशन की जो कभी एंड ही नहीं होगी। For such reasons mathematicians agree to leave these geometric terms
अनडिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि इन ज्योमेट्रिक टर्म्स को अनडिफाइंड ही रहने दीजिए और इसको इंट्यूटिवली बस आप समझ लीजिए। इसको हमने आपको क्लास में समझाया। अभी फोर्थ पार्ट देखिए, कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जो बोलता जा रहा है बेटा करते जाओ फिगर बना के। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे कोई ट्राइंगल है, हाँ, और इस ट्राइंगल का एरिया बेटा सपोज x है। कितना एरिया इसका? x स्क्वायर यूनिट्स है। इसका एरिया सपोज कितना है? x स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, फिर क्या बोला इसने? द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि इसका जो एरिया है वो इक्वल है किसके? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल के। तो हमारे पास कोई रेक्टेंगल है तो इसका मतलब इसका भी एरिया कितना है? x स्क्वायर यूनिट्स है। करेक्ट। अब आगे क्या बोल रहे हैं? एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। और ये जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया है वो किसी स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, यानी कि इस स्क्वायर का भी एरिया कितना होना चाहिए? x स्क्वायर यूनिट्स। करेक्ट। तो आप देख रहे हो क्या बोला उसने? ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल है? रेक्टेंगल के। और रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल है? स्क्वायर के। तो आप मुझे बताइए क्या ट्राइंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल नहीं होगा? दिख भी रहा है आपको? याद है इसका रीजन क्या है? थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। ठीक है, पढ़ चुके हैं क्लास में भाई, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। कौन सी थिंग्स? ये वाली और ये वाली, दीज टू आर इक्वल टू द सेम थिंग ना। ये भी मतलब ट्राइंगल का एरिया भी रेक्टेंगल के इक्वल है और स्क्वायर का भी रेक्टेंगल के इक्वल है। सुनो, अगर रेक्टेंगल का स्क्वायर के इक्वल था तो स्क्वायर का भी तो रेक्टेंगल के इक्वल है। तो हम क्या बोल रहे हैं? देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। कौन कौन सी बताइए? ट्राइंगल और स्क्वायर। दीज टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग। इन दोनों का एरिया सेम रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। यही इन्होंने बोला है। देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यस, ट्राइंगल का एरिया स्क्वायर के इक्वल होगा। यस। और रीजन क्या है इसका? ट्रू। स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है ना। और रीजन क्या है इसका? थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल। ठीक है ना। बस स्टेटमेंट फिफ्थ देखिए, यूक्लिड्स फोर्थ एक्सियम सेज दैट एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ। क्या हर एक चीज खुद के ही इक्वल है? यस सर। अच्छा, हर एक चीज खुद के ही इक्वल है, ये कैसे पता चला? ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस है? तो जवाब है ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। इट इज जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब बड़ा जरा समझो। देखो, दो चीजें अगर एक के ऊपर एक एग्जैक्टली आ जा रही हैं तो हम कह रहे हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? सुपरपोज कर रही हैं। ठीक है, कोइंसाइड नहीं बोलते हम। देखो जैसे कि मान लो बेटा ये एक रॉड रखी हुई है, सही है। इस रॉड का नाम है रॉड AB। ठीक, अब ये देखो दूसरी रॉड रखी हुई, रॉड होगी ना ऐसे लंबी सी एक रॉड। ठीक है, ये देखो ये रॉड CD। ठीक है, मान लो बेटा कि इसको हमने उठाया AB को और CD के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। मतलब सुपर इम्पोज करने का मतलब है ऐसा हमने रख दिया। जैसे कि आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जैसे कि ये देखिए दो रॉड्स हैं हमारे पास, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब हम क्या करेंगे? इसको इसके ऊपर ऐसा सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पीछे वाली रॉड नहीं दिख रही होगी, आपको पीछे वाली रॉड नहीं दिख रही है। हम क्या बोलेंगे? पहली वाली ने दूसरे वाले को सुपर इम्पोज कर लिया, या फिर दूसरी वाली ने पहले वाले को सुपर इम्पोज कर लिया। ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ है। अभी तो हमने दो रॉड ली थी। अब आप सोचो कि पहली रॉड भी यही है, दिख तो पहले भी नहीं रहा था दो रॉड, और दिख तो अभी भी नहीं रहा। यही पहली रॉड है और यही दूसरी रॉड है। ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है ना, यानी कि इसने ही खुद को क्या कर लिया है? सुपर इम्पोज कर लिया है। इसने ही खुद को कवर कर लिया, आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो इस रॉड ने खुद को ही सुपर इम्पोज कर लिया है। ठीक है, तो कोई भी चीज अपने ही आपके इक्वल होती है। ये कौन से सिद्धांत पे बेस है? कौन से प्रिंसिपल पे? इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। अब बेटा ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थोड़ा सा आपको मेरे ख्याल से फील हुआ होगा, करेक्ट? तो बस क्या दिक्कत है? तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो खुद के साथ क्या करता है? सुपर इम्पोज करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इस तरीके से देखो, दो चीजें अगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर ले तो इक्वल, अगर कोई खुद को ही सुपर इम्पोज कर ले तो खुद के ही नहीं इक्वल हो जाएगा, बताओ। ठीक है ना, तो अजीब सा लग रहा होगा आपको, बट यही डिडक्टिव रीजनिंग है, आपको सोचना होगा। तो यूक्लिड फोर्थ एक्सियम बोलती है कि क्या? एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ। यस, ट्रू है। और इसका रीजन क्या है? इट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। करेक्ट। अब देखो, एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप क्लास 12th में पढ़ोगे, किसमें? फिजिक्स में, वेव्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इट विल बी द डिफरेंट थिंग। वहाँ आप एम्पलीट्यूड वगैरह कैलकुलेट करोगे, तो वो बात हम फिजिक्स की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। चलिए अब देखिए जरा सिक्स्थ देखिए, आप कह रहे थे यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर फिगर इन द प्लेन। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तभी मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ के आओ एग्जाम्पलर में। अब ये स्टेटमेंट आपको शायद ना समझ में आए। कह रहा है द यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर फिगर्स इन द प्लेन। याद करिए, इसकी एक कहानी थी। क्या कहानी थी?
यूक्लिड था, जब उसने अपने पोस्टुलेट और एक्सियम दिए और अपना जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसका नाम क्या था, एलिमेंट्स, जिसमें 13 चैप्टर थे, ठीक है, उसमें उसका जो 5th पोस्टुलेट था, बुक नंबर 1 में जो उसका 5th पोस्टुलेट था, ठीक है, यूक्लिड का, जो आपने पढ़ा है अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है, पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो पोस्टुलेट है, ठीक है, तो उसमें कुछ मैथमेटिशियंस ने यूक्लिड को पानी पे चढ़ा दिया, बोला कि भाई ये जो 5th पोस्टुलेट है ये तो थ्योरम है, बाकी के 4 पोस्टुलेट की हेल्प से इसको प्रूफ करने की कोशिश करो, और जब ये प्रूफ हो जाए तो इसकी हेल्प से बाकी सारे आप जो भी थ्योरम्स है आपके, आप उसको प्रूफ करने की कोशिश करो। तो यूक्लिड अपने 5th पोस्टुलेट को बाकी सारे 4 पोस्टुलेट की हेल्प से प्रूफ करने में लग गया। अब जब लग गया तो उसका 5th पोस्टुलेट प्रूफ नहीं हो पाया, एज अ थ्योरम 5th पोस्टुलेट उसका प्रूफ नहीं हो पाया, वो फेल हो गया उसमें। लेकिन यहीं पे उसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए, उसके फेलियर में भी सक्सेस छुपी हुई थी, और इस तरीके से जन्म हुआ था किसका, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का, जिसको हम स्फेरिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। वो 3 डायमेंशनल स्पेस में ज्योमेट्री होती है। कहाँ होती है वो? 3 डायमेंशनल स्पेस में ज्योमेट्री होती है, वो प्लेन में ज्योमेट्री नहीं होती। जैसे कि ये देखिए, एक स्फेरिकल ज्योमेट्री में हमने सर्कल आपको दिखाया था एनसीईआरटी में, याद है, और एक बॉल लेके हमने बॉल के ऊपर डिजाइन बना के आपको फील भी कराया था, याद करिए बेटा। ये एक ग्रेट स्फेयर है, और यहाँ पर अर्थ के एग्जाम्पल से हमने यहाँ एक पॉइंट लिया था, याद करिए, ठीक है। और ये देखिए ग्रेट सर्कल है ना ये, और ग्रेट सर्कल का एक पॉइंट ये एन था, पॉइंट एन, अरे पॉइंट का नाम कुछ भी रख दो, उससे फर्क पड़ता नहीं। यहाँ पॉइंट ए लिया था, यहाँ पॉइंट बी लिया था, और याद करिए यहाँ से एक कर्व लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी थी। ये जो एन ए कर्व लाइन है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और इसी तरीके से एन बी कर्व लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये ट्राइंगल आपके पास बन के आ रहा है। और इस ट्राइंगल में क्या खास बात है? कौन सा ट्राइंगल? ए बी एन, ट्राइंगल ए बी एन में अगर आप क्लियरली देख लें बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, करेक्ट, और ये लाइन सेगमेंट ए बी फॉल कर रहा है किस पे? ए एन और बी एन पे। तो लाइन सेगमेंट ए बी के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया? इक्वल्स टू 2 राइट एंगल। तो ये इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है कहां पर? पॉइंट एन पर, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये स्फेरिकल ज्योमेट्री है, तो यहां पर यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो प्लेन में लगती है वो नहीं चलेगी। और देखिए इस ट्राइंगल में बच्चों आप अगर क्लियरली देख लें तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना हो गया? एंगल ए और एंगल बी का सम कितना हो गया बताइए? 180 डिग्री। अगर एंगल ए और बी, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, ठीक है ना, वाई? बिकॉज आप देख लो बेटा, एन ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी और एन बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, करेक्ट। तो इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 के इक्वल है, तो अगर हम इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ले लें, ए प्लस बी, और उसमें थोड़ा सा एन बी अगर हम ऐड कर दें, इसका मतलब ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल एन, बेटा ये ग्रेटर हो जाएगा किससे? 180 से। भाई एन की कुछ तो वैल्यू होगी ना, एंगल ए और बी का सम तो पहले से ही 180 था, उसमें अगर हम एंगल एन ऐड कर दें तो पक्का वो 180 से बड़ा हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो? अरे भाई ये तो अजीब सा हो गया क्या, कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 से बड़ा हो गया। ऐसा प्लेन ज्योमेट्री में नहीं होता है। प्लेन ज्योमेट्री क्या है? जो हम प्लेन में स्टडी करते हैं, किसी प्लेन में जो जिस ज्योमेट्री को हम स्टडी करते हैं उसको प्लेन ज्योमेट्री बोला जाता है, या फिर यूक्लिडियन ज्योमेट्री बोला जाता है। और 3 डायमेंशनल स्पेस में जो ज्योमेट्री हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल ज्योमेट्री या फिर नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, ठीक है, वो आपकी हर एक जगह वैलिड है, लेकिन यूक्लिडियन ज्योमेट्री आपकी केवल प्लेन में वैलिड है, करेक्ट। और डिटेल के लिए एनसीईआरटी देखिए अगर आप इसको फील नहीं कर पाए हो तो। आते हैं स्टेटमेंट 6 में, यही कह रहा है द यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर फिगर्स इन द प्लेन। यस सर, यूक्लिडियन ज्योमेट्री केवल प्लेन फिगर्स में, जो फिगर कहाँ बनते हैं? किसी प्लेन में, उसमें वैलिड है। जैसे कि अगर हम ये देखिए प्लेन में एक ट्राइंगल बनाए, तो इस प्लेन में अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, ये प्लेन है, बोर्ड हमारा प्लेन है, इसमें हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो प्लेन में बना है। जी नहीं, ये एक बॉल है और बॉल के कर्व सरफेस पे कर्व ट्राइंगल बना हुआ है। अगर फील नहीं किया प्लीज एनसीईआरटी देखो बेटा, ठीक है। तो बस ये बात ट्रू है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहाँ वैलिड होती है? केवल फिगर्स विच आर ड्रॉन इन प्लेन। ओके, तो ये देखिए, अब हमने बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू इसलिए बताया, इसका एक रीजन भी दे दिया। हमने बोला इट फेल्स ऑन द कर्व सरफेस। यूक्लिडियन ज्योमेट्री कर्व सरफेस पे फेल हो जाती है। हमारी बॉल नहीं दिख रही, नहीं तो हम आपको दिखाते कहाँ है। ये देखिए बॉल हमारी मिल गई। ये देखिए बेटा, ये स्फेयर हमने बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है। ये कर्व सरफेस होता है, ये कर्व सरफेस होता है, ठीक है। ये कर्व सरफेस होता है, ठीक है। ये प्लेन सरफेस नहीं है, घुमा हुआ सरफेस है, कर्व सरफेस है, ठीक है। तो कर्व सरफेस पे आपकी यूक्लिडियन ज्योमेट्री फेल हो जाती है। और देखिए कर्व सरफेस पे एक एग्जाम्पल भी दिया हमने, फॉर एग्जाम्पल वन कर्व सरफेस द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मे बी मोर देन 180 डिग्री, ठीक है ना। कर्व सरफेस पे ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 से ज्यादा हो सकता है, जो कि हमने आपको दिखाया।
इसलिए हम कह सकते हैं कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री केवल कहाँ लगती है, प्लेन में, ओके। और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, जिसको आप हायर क्लासेस में और स्टडी करेंगे, ओके। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन, जो कि ट्रू एंड फॉल्स पे बेस है। तो वही काम करना है जो सैंपल प्रॉब्लम में किया था, ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है विद जस्टिफिकेशन। स्टेटमेंट नंबर 1, यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर कर्व सरफेस। मैंने आपको पढ़ाया है यूक्लिडियन ज्योमेट्री केवल किस पे केवल कहाँ वैलिड होती है, प्लेन में। वो फिगर जो कहाँ बने होते हैं, प्लेन में। कर्व सरफेस के लिए तो कौन सी ज्योमेट्री होती है आपकी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ज्योमेट्री। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर कर्व सरफेस। जी नहीं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर प्लेन सरफेसेस, ठीक है ना, या यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर द फिगर विच आर इन प्लेन। तो ये तो फॉल्स बोल दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो फॉल्स स्टेटमेंट है, और रीजन क्या है, इट इज वैलिड ओनली फॉर द फिगर्स इन द प्लेन। यूक्लिडियन ज्योमेट्री केवल कहाँ अप्लाई होती है, उन फिगर्स में जो प्लेन में बने हुए हैं। अब देखो जरा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, इसको समझने के लिए आपको अपनी कॉपी में एक नोट लगाना होगा और थोड़ा सा समझना होगा, अगर मैं समझा पाऊँ तो, ठीक है। सुनो, देखो जरा, आपको नोट अपनी कॉपी में लगाना है, द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर कर्व्स, द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस आर कर्व बट द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस। अब ये क्या बोल दिया सर, पहले तो याद कर लो। जब भी आपको एग्जाम में पूछे द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, सरफेस का जब बाउंड्री आपको पूछे तो आपको किस पे टिक लगाना है, कर्व पे। बट द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइंस, ठीक है। किसी सरफेस के एज को पूछे तो आपको किस पे टिक लगाना है, लाइन पे। अब ये समझाना हमारे लिए देखिए थोड़ा सा टफ है, हम आपको फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे, ये बहुत चर्चा का विषय है। देखो जरा, ये देखिए हमारे पास एक स्केल है, या हमारे पास कोई पेज वगैरह मिल जाए या कार्ड, तो उससे हम आपको समझाते हैं। ये देखिए कार्ड है मेरे पास, ठीक है। ये बात समझो बेटा, देखो जरा समझो, ये हमारे पास एक सरफेस है, सबको दिख रहा है, ये हमारे पास एक सरफेस है। जब ये बोल रहा है द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, तो पता है ये कहाँ की बात कर रहा है। थोड़ा बेटा ध्यान दो मेरी बात को। देखो, हमने आपको बताया था कि कोई, ये देखिए कोई रेक्टेंगुलर सरफेस अगर बन रहा है, कोई रेक्टेंगुलर सरफेस अगर बन रहा है, क्लास में हमने आपको बताया है, ये कलेक्शन ऑफ मैनी स्ट्रेट लाइन्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ मैनी स्ट्रेट लाइन है। ध्यान से चेक करो, ये कैसे बना होगा, सोचो। ये देखिए एक लाइन आई, भाई देखिए आपको याद है बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स के कलेक्शन से क्या बनती थी, लाइन बनती थी, ये देखिए। और ऐसी बहुत सारी लाइन्स को अगर हम ऐसा पास पास रख दें, लाइन क्या होती है, 1 डायमेंशनल फिगर ना, तो ऐसी बहुत सारी लाइंस को अगर हम देखिए पास पास रख रहे हैं, तो किसका जन्म होगा, एक सरफेस का जन्म होगा, करेक्ट। ये देखिए सरफेस का जन्म होगा, करेक्ट। देखो बेटा, जब वो बोलेगा बाउंड्री ऑफ अ सरफेस, तो वो पता है कहाँ की बात कर रहा है, बाउंड्री ऑफ अ सरफेस में वो यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की। मतलब ये जो पूरा सरफेस है ये किससे बना हुआ है, सुनो पहले सुन लो मेरी बात, ठीक। और जब वो एजेस की बात करेगा, एजेस का मतलब होता है किनारा, एजेस का मतलब होता है किनारा। जब वो एजेस की बात करेगा तो इन किनारों की बात कर रहा है, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा, ये वाला किनारा। आप अच्छी तरीके से देखिए वीडियो में, इस कार्ड के ये किनारे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला जो इसका एज है, ये वाला एज है, ठीक है, ये वाला एज है, ये वाला एज है, यानी कि ये एजेस की बात कर रहे हैं, ये वाले एज की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये एज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो बेटा। अगर तो ये कार्ड ऐसा है एकदम फ्लैट प्लेन, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो हाँ ये डिफरेंट, इसकी जो बाउंड्री मतलब ये जो अंदर लाइंस आपने खींची है उसको हम बाउंड्री बोल रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक है ना। अगर तो ये ऐसा फ्लैट है तब तो ये कलेक्शन ऑफ मैनी लाइंस है। लेकिन अगर ये ऐसा फ्लैट सरफेस नहीं है, ज़रूरी कि फ्लैट सरफेस हो, अगर कर्व सरफेस है ऐसा, ये घूम गया थोड़ा, तो सोचो जरा, ये अब सीधी सीधी लाइन से नहीं बना हुआ, ये ऐसे घूमी हुई लाइन से बना हुआ है, ऐसे ऐसे। नहीं समझ में आई बात भाई, बात समझो ना। अगर ये सरफेस ऐसा हो, ये देखिए ये ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे घुमा हुआ, जैसे हमने कार्ड आपको घुमा के दिखाया है, ये ऐसा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर सीधी सीधी लाइन नहीं रखी गई है, क्या रखी गई है, कर्व लाइन रखी गई है। ये देखिए ये ऐसे, मान लो कोई कपड़ा है जो धागे से बुना हुआ है, तो ये कैसे धागा घुमा के रखा है, ये ऐसे धागा एक घुमा के रखा है, ये ऐसे धागा एक घुमा के रखा है, ये धागा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। देखो यहाँ सीधे सीधे धागे हैं, ये देखो जरा, जब ये ऐसा सरफेस था प्लेन तो ये सीधे सीधे धागे रखे हुए हैं, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन रखी, लेकिन यहाँ पे ऐसे घूम घूम के स्ट्रेट लाइन रखी हुई है। लेकिन ध्यान दें, चाहे ऊपर वाला सरफेस हो
और चाहे नीचे वाला सरफेस हो, दोनों के जो एजेस हैं, एजेस का मतलब किनारा, जब भी आप एजेस की बात करते हो ना, आप उसके किनारे को छोटे छोटे भागों में चेक किया करिए। देखिए बेटा, एजेस में ये आ जाएगा, ये देखिए, ये जो इसका किनारा जा रहा है ना ऐसे करके, इसको हम क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए, ये जो एज है, ये अगर इसका छोटा सा टुकड़े की बात करें तो कैसा दिख रहा है आपको, लाइन दिख रहा है। फिर देखो ये भी इसका किनारा है, इसके छोटे से टुकड़े की बात करें तो कैसा दिख रहा है आपको, लाइन दिख रहा है। तो बहुत छोटी छोटी लाइन से ये इसका जो एज है वो बना हुआ है। ये देखिए लाइन है, ये देखिए लाइन है, ये देखिए लाइन है। इसी तरीके से ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन है। तो एज की जब आप बात करते हो तो आप किनारे की बात करते हो, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए सरफेस ऐसा, ये कर्व सरफेस, मतलब ऐसा मुड़ा हुआ सरफेस है, ठीक। तो देखो ये जो घूमी हुई लाइन ऐसे लग रही है, बहुत छोटे छोटे लाइन से मिलके बनी है, ऐसे सोच लो। तो इसका एज तो क्या होगा, लाइन। किसी सरफेस का एज होगा लाइन, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है, ये देखिए इसकी जो बाउंड्री है, इसकी जो बाउंड्री है वो क्या होगी, कर्व होगी। अब बच्चे बहुत सारे बोलेंगे मेरे को कि यहाँ पे तो देखो बाउंड्री आप क्या दिखा रहे हो, स्ट्रेट लाइन, ये सब क्या है, इसकी बाउंड्रीज है। तो बच्चे बोलेंगे सर बाउंड्रीज तो आप क्या दिखा रहे हो यहाँ पे, लाइन। और यहाँ पे देखिए बाउंड्रीज कैसी हैं, ये देखिए ये बाउंड्रीज कैसी हैं, कर्व्स हैं। बेटा कल हमने आपको बताया था क्या, कि कर्व्स जो होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं कि नहीं, याद करिए। कर्व्स आपके कैसे हो सकते हैं, ये भी एक कर्व है, हाँ, सर्कल भी एक कर्व है। कर्व क्या है, कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स। चेक करो, जब कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि एक फिक्स पॉइंट से इनकी डिस्टेंस क्या हो रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो क्या बन जाता है, ये देखिए फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट्स लेते हैं तो क्या बनता है बताइए, सर्कल बनता है। इसी तरीके से देखिए पैराबोला भी क्या है, मैनी पॉइंट्स का कलेक्शन है, जिसका डेफिनेशन आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ये भी एक कर्व है, ठीक। इसी तरीके से एलिप्स भी क्या है, कर्व है। कर्व तो कैसा भी हो सकता है, ये भी एक कर्व है, ठीक है। ये देखिए ये भी एक कर्व है, करेक्ट। और सुनो, स्ट्रेट लाइन भी क्या है, एक कर्व है। स्ट्रेट लाइन भी क्या है, एक कर्व है। लेकिन स्ट्रेट लाइन एक स्पेशल कर्व है, स्ट्रेट लाइन एक स्पेशल कर्व है जो कि पॉइंट ऑफ, ये देखो जैसे स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्पेशल कर्व है जो कि पॉइंट ऑफ मैनी, जो कि कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट से बना है। लेकिन इसका लोकस कैसा है, इसका लोकस यानी कि इसका रास्ता कैसा है, स्ट्रेट है। इसका रास्ता कैसा है, स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसका रास्ता स्ट्रेट नहीं है। तो ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये लाइन है। और लाइन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कर्व। लाइन क्या है, स्पेशल कर्व है जो कि क्या फॉलो करता है, स्ट्रेट लोकस, स्ट्रेट लोकस, स्ट्रेट रास्ता होता है इसका। अब मेरी बात बेटा ध्यान से चेक करो, जब आप किसी प्लेन के बाउंड्री की बात करोगे तो ज़रूरी है कि वो बाउंड्रीज हमेशा लाइन हो, नहीं सर। क्यों, क्योंकि अगर सरफेस ऐसा घूमा हुआ रहेगा तो तब तो इसकी बाउंड्रीज किससे मिलकर बनी है, घूमी घूमी हुई लाइन से, यानी कि कर्व लाइन से। कर्व लाइन का मतलब कि लाइन कैसी भी हो सकती है, बात समझो ना। ऐसे कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन से ज़रूरी नहीं कि इसका बाउंड्री स्ट्रेट लाइन से बना हो, करेक्ट। यानी कि बाउंड्रीज जब आएगा तो हम किस पे टिक लगाएंगे, कर्व्स पे। क्योंकि अगर जब बाउंड्रीज वो पूछेगा और अगर आप लाइंस पे टिक लगा दोगे तब तो वो हमेशा किसकी बात करेगा, एक स्ट्रेट सरफेस की, सीधे सरफेस की। पर सरफेस सीधा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, करेक्ट। तो जब सरफेस की बाउंड्री पूछे तो किस पे टिक लगाना है, कर्व पे। लेकिन जब सरफेस का एज पूछे, अब एज देखो ये सीधे सीधे वाला सरफेस हो, इसका एज देखो ये भी छोटे छोटे लाइन से मिलके बना हुआ है। और चाहे आपका ऐसे घूमा वाला सर्फ हो, ये चाहे घूमा वाला ऐसे सरफेस हो, इसका भी जो एज है छोटे छोटे लाइन से मिलके बना है। तो जब किनारे की बात करें, एज की बात करें तो लाइन पे टिक लगाना है, और जब सरफेस की बात करें तो कर्व्स पे टिक लगाना है, ठीक है। क्यों, अगर फ्लैट सरफेस होगा और इसकी बाउंड्री किसी ने पूछ ली तो इसकी बाउंड्री है तो क्या है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन भी क्या है, कर्व ही तो है, यही मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। द बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेस आर कर्व, ठीक है। कर्व बाउंड्रीज सरफेस की कर्व होती हैं और एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइंस, ओके। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, बाउंड्रीज ऑफ अ सरफेस आर कर्व्स बट द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइंस, ओके। चलो, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा आपको, कह रहा है कि द बाउंड्रीज ऑफ द सॉलिड आर कर्व्स। हाँ बेटा, अब ये तो किसके बारे में पूछ लिया उसने, सॉलिड के बारे में पूछ लिया। याद करिए, द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर कर्व। आइए जरा सॉलिड के बारे में आपको याद दिला देते हैं, ठीक है। कोई सॉलिड ले लेते हैं, जैसे हमारे ये एसी का रिमोट है, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, ये सॉलिड है। इसकी जो बाउंड्री होती है बेटा, सॉलिड की बाउंड्री क्या होती है बताइए, सरफेस। सॉलिड की बाउंड्री क्या होती है, सरफेस होती है, याद है। ये देखिए सॉलिड है और इसकी बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री। ये बाउंड्री की डेफिनेशन क्या होती है, बाउंड्री की डेफिनेशन है जो आउटर स्पेस को इनर स्पेस से क्या करे, अलग करे, करेक्ट। तो इसकी जो बाउंड्री है, देखो जो अंदर के मटेरियल को बाहर के मटेरियल से अलग कर रही है, बाहर हवा है और अंदर प्लास्टिक है, तो ये बाउंड्री है,
तो सॉलिड का जो बाउंड्री होता है वो क्या होता है, सॉलिड का बाउंड्री क्या होता है, सरफेस होता है। ठीक, ये देखिए ये एक सॉलिड है, ठीक, इसका बाउंड्री देखिए, यही तो इसका बाउंड्री है। क्यों सर, ये बाहर के जो बाहर का वातावरण है, बाहर का जो स्पेस है उसको अंदर के स्पेस से सेपरेट कर रहा है। तो ये देखिए ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री सरफेस ही तो है। ठीक, ये बाउंड्री क्या है, सरफेस है। क्या ये कर्व्स हैं, क्या ये लाइन्स हैं, नहीं, ये सरफेस है। तो सॉलिड का जो बाउंड्री होगा वो क्या होगा, सरफेस होगा। ठीक, सॉलिड का जो बाउंड्री होगा वो क्या होगा, सरफेस होगा। इन्होंने क्या बोला है, द बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर कर्व, नो, सॉलिड की बाउंड्रीज क्या कर्व्स होती हैं, नहीं। किसकी बाउंड्री कर्व्स होती हैं, सरफेस की बाउंड्री क्या होती है, कर्व होती है, पर सॉलिड की बाउंड्री क्या होती है, सरफेस होती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और रीजन क्या है, बाउंड्रीज ऑफ द सॉलिड्स आर सरफेस, सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, सरफेस होती हैं। करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द एजेस ऑफ द सरफेस आर कर्व। बेटा क्या सरफेस का जो कर्व हो, सरफेस का जो एज होता है, सरफेस का जो किनारा होता है, क्या वो कर्व होता है हमेशा, नहीं। सरफेस का जो किनारा होता है वो हमेशा स्पेशल टाइप का कर्व होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन। लिखा भी हुआ है, चेक कर लीजिए, द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन। सरफेस के जो एजेस होते हैं, अभी आपको बताया था, ये सरफेस है, इसके जो एज हैं, ये जो किनारे हैं, ठीक, ये देखिए जो इसका किनारा है, ये छोटे छोटे किससे मिल के बना हुआ है, लाइन से। ये देखिए लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। तो इसका जो किनारा है वो क्या है, लाइन है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, कर्व्स है। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, द एजेस ऑफ द सरफेस आर कर्व्स, नो, फॉल्स हो गया ये। क्यों, क्योंकि द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन। करेक्ट। उसके बाद 4th देखिए, कह रहा द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हाँ, ये तो सबको पता होगा, यूक्लिड के एग्जाम में हमने पढ़ा हुआ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल। जैसे कि देखिए ये एक रॉड है, ठीक है, और इसकी जस्ट डबल एक रॉड है, और इसकी जस्ट एक डबल एक रॉड है। मतलब ये वाली अगर इसकी लेंथ कितनी x, तो इसकी कितनी है 2x, इसकी अगर x है तो इसकी भी कितनी है 2x है। अब आप चेक करो, 2 डिफरेंट थिंग्स हैं आपके पास, कौन कौन, रॉड A और रॉड B, ये वाली और ये वाली, रॉड A रॉड B, विच आर डबल टू द सेम रॉड C, दैट्स वाई A एंड B आर इक्वल। यही चीज़ इन्होंने लिखी हुई है क्या, द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। यस सर, कैसे, यूक्लिड वन ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम। ठीक है, तो ट्रू है ये। नेक्स्ट क्या है, 5th देखिए, 5th में क्या बोला है, इफ अ क्वांटिटी B इज अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी A। करेक्ट, इफ B इज अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी A। तो आइए जरा बेटा बना लेते हैं। ये देखिए A कोई क्वांटिटी है, मतलब ये कोई सरफेस एरिया है, ठीक है, ये पूरा A है, होल क्या है A, ये पूरा एरिया कितना है बेटा A। करेक्ट। अब कह रहा देन A can be written as the sum of the B and some third quantity C। yes, कैसे, सोचो, अगर बेटा हम इसमें से इतना पोर्शन बाहर निकाल लें, ये देखो इतना पोर्शन, इसको हमने B बोला, और इसको काट लेते हैं हम ऐसा, इसको कट किया हमने, इतने पोर्शन को ध्यान से चेक करो, पहले ये इतना पूरा कंप्लीट था, पहले इतना पूरा कंप्लीट था, यहाँ से ये जो पोर्शन है हमने काट के बाहर निकाल लिया। ये देखिए, ये अगर उठा के ऐसे वापस रख दे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। हम आपको फिगर पूरा दिखा देते हैं, ये कुछ इस तरीके का था, ये देखिए क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। ये A है, पूरे में से हमने क्या काट लिया बताइए, B को बाहर निकाल लिया, यहाँ से ये बाहर निकाल लिया, तो B पोर्शन बाहर निकाल लिया। ठीक, अब ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा है रिमेनिंग है, इसको हमने क्या बोला, C बोला। तो अगर हम तुमसे ये बोलेंगे भाई A किससे किससे मिलके बना है, तुम बोलोगे सर B को उठा के वापस यहाँ फिट कर दो, तो आपको वापस क्या मिल जाएगा, होल मिल जाएगा, A मिल जाएगा, यानी कि A इज द सम ऑफ B एंड C। यही बात है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, सर A इज इक्वल्स टू व्हाट, B प्लस C। याद है आपको, यही लिखा हुआ है। कह रहा है द क्वांटिटी B, मतलब यहाँ से हमने B बाहर निकाल ली, द क्वांटिटी B इज अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी A। B किसका पार्ट था, A का, यहाँ से काटा है ना। देन A कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द B एंड सम थर्ड क्वांटिटी C। यस सर, B अगर A का पार्ट है तो A को आप क्या लिख सकते हो, B प्लस C तो लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि B को अगर यहाँ से बाहर कर लोगे, B और C के जुड़ने से तो क्या आएगा, A। ठीक है, तो ये ट्रू है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द यूक्लिड एक्सियम। ये हमने आपको पढ़ाया था, यूक्लिड एक्सियम में पढ़ाया था, याद करिए, जहाँ से कौन सी डेफिनेशन निकल के आई थी, ग्रेटर देन की डेफिनेशन निकल के आई थी। ठीक है, कि अगर B किसका पार्ट है, A का, इसका मतलब A पक्का किससे ग्रेटर होगा, B से, क्योंकि A क्या होता है, B प्लस C, तो A B से कितना ज़्यादा है, तो A B से C यूनिट्स ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। करेक्ट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रूव्ड आर कॉल्ड एक्सियम्स। बच्चों क्या स्टेटमेंट्स जिनको प्रूव किया जाता है वो एक्सियम होती हैं? नहीं, याद करिए हमने पढ़ाया था एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स कुछ स्टेटमेंट होते हैं बस जिनको हम बस मान लेते हैं हाँ भाई ये क्या है ट्रू है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता। एक्सियम पोस्टुलेट का कोई प्रूफ नहीं होता है, बल्कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को ट्रू मानते हुए हम अदर स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? थ्योरम्स। तो थ्योरम्स को प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन एक्सियम्स और पोस्टुलेट को प्रूफ उनका कोई प्रूफ नहीं होता है, ये आपको पता है। और इन्होंने आपको क्या बोल दिया? द स्टेटमेंट दैट आर प्रूव्ड आर कॉल्ड एक्सियम। नो सर, फॉल्स हो गया। एक्सियम को प्रूफ थोड़ी ना किया जा सकता है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा? इसका जस्टिफिकेशन ये होगा कि स्टेटमेंट दैट आर प्रूव्ड आर कॉल्ड थ्योरम्स, ठीक है ना। ये थ्योरम्स की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा करेक्ट कर लेना, थ्योरम्स, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट जिनको प्रूफ किया जाता है उनको तो हम क्या बोलते हैं? थ्योरम्स बोलते हैं, एक्सियम थोड़ी ना बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा 7th, कह रहा है कि फॉर एवरी लाइन L, फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन अ गिवन लाइन L, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L इज नोन एज प्लेफेयर्स एक्सियम। यस सर, ये प्लेफेयर एक्सियम बेटा भूल चुके हो क्या? कह रहा है फॉर एवरी लाइन L, कह रहा है आपके पास अगर कोई लाइन L हो, ठीक है ना, ये देखिए आपके पास अगर कोई लाइन L हो, याद है आपके पास ये लाइन देखिए L है, ठीक है। लाइन L के लिए कह रहा है कि एवरी पॉइंट P नॉट ऑन लाइन L ऑन अ गिवन लाइन L, एक ऐसा पॉइंट चूज करते थे हम लोग, याद करिए, जो कि लाइन L पे लाई नहीं करता था, और इस पॉइंट P से केवल एक ही यूनिक लाइन M पास करती जो कि L के क्या होगा? पैरेलल होगा। ये देखिए, ये देखिए, इससे केवल एक ही लाइन यूनिक लाइन पास कर सकती है M, जो कि L के क्या होगा? पैरेलल होगा, यानी कि L पैरेलल टू M। अब कोई ऐसा पॉइंट जिसको हमने लाइन L से बाहर लिया है, इस पॉइंट से कोई दूसरा लाइन ऐसा पास नहीं कर सकता है जो कि L के पैरेलल हो, करेक्ट। यानी कि अगर आप कोई दूसरा लाइन लोगे जो कि P से पास करे तो पक्का L को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, उसके पैरेलल नहीं होगा। ये प्लेफेयर का एक्सियम है, करेक्ट। अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो नहीं करी तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ प्लीज़ एनसीईआरटी वाले वीडियोस देख के आइए, बहुत डिटेल में इसको हमने समझाया हुआ है। तो बस ये क्या है? प्लेफेयर का एक्सियम है, ट्रू। इट इज़ एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। याद करिए एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन में इसको हमने आपको पढ़ाया था। ये यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 8th, कह रहा है टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। ओके, कह रहा है बेटा ध्यान से चेक करो, कह रहा है टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। यस सर, दो अलग अलग अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है बेटा, देखो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक ही साथ एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। अगर हम कोई एक लाइन सेलेक्ट करें, ये वाली देखिए बेटा, ये वाली लाइन, ठीक है, देखो ये लाइन P है, ये वाली लाइन आपकी क्या है? Q है, और ये वाली लाइन का नाम हमने R रख दिया। तो आप ध्यान से चेक करो, टू इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन थी? P और Q। क्या वो एक ही साथ R के पैरेलल हो जाएंगी? नहीं। आप चेक करिए, आपको दिख रहा होगा केवल Q किसके पैरेलल है? R के। तो जब Q पैरेलल होगा किसके? गिवन लाइन R के, तो उस टाइम P R के पैरेलल नहीं हो सकता है, याद है आपको। यानी कि टू डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन ऑन द सेम एट द सेम टाइम, करेक्ट। ये भी क्या था? यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट का क्या था? इक्विवेलेंट वर्जन था। ये भी हमने पढ़ाया था। एनसीईआरटी बेटा फॉलो करो, नहीं आता है अगर ये सब, तो कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। तो आंसर इज ट्रू। व्हाई ट्रू? इट इज एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है अटेम्प्ट्स टू प्रूव यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट using the other postulates and axioms led to the discovery of the several other geometry. Yes sir, याद करिए, attempts to prove Euclid fifth postulate using the other postulates and axiom। हुआ क्या था? कहानी याद है? क्या पढ़ाया था क्लास में? कि यूक्लिड्स का जो फिफ्थ पोस्टुलेट था, ठीक है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पोस्टुलेट था और जिसपे हमने एक्सरसाइज 5.2 में डिस्कशन भी किया था। कुछ ऐसा यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट था। याद करिए कि अगर आपके पास दो लाइन्स हैं, याद करिए ए बी और सी डी, याद है? ए बी और सी डी, अगर आपके पास दो लाइन्स हैं और इस पर अगर कोई लाइन फॉल कर रही है, लेट अस अज्यूम लाइन का नाम क्या है? पी क्यू। तो पी क्यू के जिस भी साइड इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस होगा, उस साइड इन दोनों लाइन्स ए बी और सी डी को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करने पे किसी पॉइंट पे मीट करेंगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ था। तो लोगों ने यूक्लिड्स को, जो अदर मैथमेटिशियंस थे उस टाइम, उन्होंने यूक्लिड्स को पानी पे चढ़ा दिया। बोला कि भाई आपका तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? थ्योरम है। आप एक काम करो, जो बाकी के आपके पोस्टुलेट्स हैं और जो एक्सियम्स हैं, उन स्टेटमेंट्स का यूज़ करके डिडक्टिव रीजनिंग करते हुए किसी तरीके से आप अपने फिफ्थ पोस्टुलेट को प्रूव कर दो और इसको थ्योरम बना दो, ठीक है। फिर यूक्लिड भी पानी पे चढ़ गया, उसने क्या किया? उसने ट्राई किया, ठीक।
उसने इस फिफ्थ पॉस्टुलेट को एज अ थ्योरम प्रूफ करने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकामयाब रहा। आपको पता है फिफ्थ पॉस्टुलेट जो है यूक्लिड का, उसको एज अ थ्योरम प्रूफ नहीं किया जा सकता, यानी कि वो पॉस्टुलेट थ्योरम में नहीं कन्वर्ट हो पाया। थ्योरम्स को प्रूफ किया जा सकता है ना, तो फिफ्थ पॉस्टुलेट प्रूफ ही नहीं हो पाया, फिफ्थ पॉस्टुलेट थ्योरम में कन्वर्ट नहीं हो पाया। लेकिन हर फेलियर के पीछे भी आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, और यहाँ पर यूक्लिड्स ने नए कॉन्सेप्ट कुछ डेवलप किए, और इस तरीके से एक तरीके से हम बोलें तो यूक्लिड्स को ही हम नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का भी हीरो मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स उसने ऐसे सर्च कर लिए थे। उसने बोला था कि भाई जो मैं ज्योमेट्री आपको बता रहा हूँ वो तो किस में अप्लाई होती है, प्लेन में, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी ज्योमेट्री होती है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में लग सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री या फिर स्फेरिकल ज्योमेट्री, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इन्होंने यही तो आपसे पूछा है, अटेम्प्ट टू प्रूव यूक्लिड्स फिफ्थ पॉस्टुलेट यूजिंग द अदर पॉस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्रीज। मतलब यूक्लिड ने जो अटेम्प्ट किया था क्या करने के लिए, अपना फिफ्थ पॉस्टुलेट प्रूव करने के लिए, किसकी हेल्प से, जो उसके पॉस्टुलेट्स थे और जो उसके एक्सियम से। ऐसा करते टाइम क्या उसने खोज कर ली थी सेवरल अदर ज्योमेट्रीज की? यस, उसने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, यानी कि स्फेरिकल ज्योमेट्री की, यानी कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो कि प्लेन सरफेस को छोड़ के कर्व सरफेस पे भी लग सकती है, उसकी भी उसने उस टाइम खोज कर ली थी। करेक्ट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आंसर इज व्हाट, ट्रू। अब रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है, दीज ज्योमेट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये जो नई ज्योमेट्री की खोज करी गई थी ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री से अलग थी। एग्जांपल के तौर पे आप लोग यहाँ पर बेटा देख सकते हो, जैसे कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री में अगर हम अप्लाई करें कुछ, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में क्या होता है कि एक अगर प्लेन में आपका ट्राइंगल बना है तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 180 डिग्री। लेकिन नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री थी जो स्फेरिकल ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसमें हम ग्रेट सर्कल्स की बात करते हैं। तो ये देखिए जरा, ये ग्रेट सर्कल हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट एन है, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी है। एन से अगर हम ए को ज्वाइन करें, मतलब एन ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये 90 डिग्री है, और इसी तरीके से एन बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। करेक्ट, क्या क्या बोला हमने, यहाँ पे लिख देते हैं, NA is perpendicular to AB and NB is perpendicular to AB, करेक्ट। तो ये वाला जो ट्राइंगल है ABN, ठीक है, ट्राइंगल ABN, इसमें आप देखोगे तो एंगल A और B का सम कितना आ रहा है, एंगल A और B का सम कितना आ रहा है, 180, क्योंकि 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। ये दिख रहा है कैमरे में, यस। तो बेटा खुद सोचो, अगर एंगल A और B का ही सम 180 हो गया, तो उसमें अगर हम एंगल N को भी ऐड कर दें, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल B और प्लस एंगल N, तो ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, 180 डिग्री से। बल्कि आपने तो ऐसा अभी तक छोटी क्लासेस में भी नहीं पढ़ा, क्योंकि छोटी क्लासेस में जो ट्राइंगल पढ़ा है वो ट्राइंगल एक प्लेन में होता था, लेकिन ये ट्राइंगल कहाँ बना हुआ है, ये ट्राइंगल ये देखिए कैसे स्फेयर पे बना हुआ है, ये कर्व ट्राइंगल है ये, यानी कि कर्व सरफेस पे बना हुआ ट्राइंगल है, जो कि एक अलग ज्योमेट्री को फॉलो करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बेटा आप देख सकते हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 से ग्रेटर भी हो सकता है। करेक्ट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है जिसने नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री को जन्म दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 5.2 हमारी फिनिश हो गई है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज 5.3 का जो सैंपल प्रॉब्लम है और उसका जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।